वतन इन्फो के नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। तारिक अजीज कौन थे? तारिक अजीज को जेल में क्यों डाला गया? तारिक अजीज हकीकत में क्या बनना चाहते थे? क्या तारिक अजीज पाकिस्तानी थे? आगे बढ़ने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वतन इन्फो को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली नई वीडियो से आगाह रह सकें। कभी वक्त हमें पीछे छोड़ जाता है, कभी हम वक्त से आगे निकल जाते हैं। इसी भाग दौड़ में बहुत से लोग बिछड़ जाते हैं। उनमें एक नाम तारिक अजीज भी है। वो एक शख्सियत नहीं थे बल्कि एक अहद का नाम थे। देखती आंखों और सुनते कानों आपको तारिक अजीज का सलाम पहुंचे। ये आवाज पाकिस्तानी टेलीविजन के क़याम के पहले दिन से हम तक पहुंच रही थी। वो नामवर ब्रॉडकास्टर थे। उनकी गरजदार रसीली आवाज में अजीब सी कशिश थी। उनका 60 साला फनी कैरियर रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, टीवी न्यूज रीडर, मेजबान, एंकर पर्सन, फिल्म और शेरो अदब की सरगर्मियों से मरस्सा रहा। ताहम सारी जिंदगी नीलाम घर उनकी शोहरत का मुस्तनद हवाला रहा। तारिक अजीज शो के जरिया उन्हें मुल्की और गैर मुल्की सतह पर जबरदस्त पजीराई मिली। वफा के रस्ते के सब मुसाफिर गवाही देंगे कि तुम खड़े थे। सहर का सूरज गवाही देगा कि जब अंधेरे की कोख से निकलने वाले ये सोचते थे कि सब मसीहा मर चुके हैं, तुम खड़े थे। तारिक अजीज 28 अप्रैल 1936 को भारत के शहर जालंधर में पैदा हुए। उनके वालिद मियां अब्दुल अजीज का शुमार जालंधर के सरकर मुस्लिम लीगी कारकुनों में होता था। वो करारदादे पाकिस्तान की तहरीक से ही अपने नाम के साथ पाकिस्तानी भी लिखा करते थे और यही जज्बा हुब्बुल वतनी तारिक अजीज को विरसा में मिला था। अपने प्रोग्राम के इख्तिताम पर पाकिस्तान जिंदाबाद का फलक शगाफ नारा उनकी मुनफरिद शनाख्त रहा। 1948 में वो अपने खानदान के हमरा हिंदुस्तान से मोंटगोमरी साहिवाल मुंतकिल हो गए और यहाँ उन्होंने अपने तालीमी मराहिल तय किए। ज़बान तालिब-ए-इल्मी में उन्होंने मुख्तलिफ तकरीरी मुकाबलों में हिस्सा लिया और असातिज़ा से फ़न तकरीर में महारत हासिल की। शेरो अदब का शौक उन्हें बचपन ही से था। उनके हाफ़ज़े में हज़ारों अशार महफूज थे जिनका इजहार वो अपने प्रोग्रामों में भी करते रहे। तारिक अजीज उस्ताद बनना चाहते थे, ताहम अंग्रेजी ज़बान में उबूर हासिल न होने की वजह से वो अपने शौक की तकमील नहीं कर सके। बाद अज़ां उन्होंने अपने कैरियर का आगाज़ रेडियो पाकिस्तान लाहौर से ब्रॉडकास्टर की हैसियत से किया। यहाँ रेडियो के मुख्तलिफ शोबों में अपनी सलाहियतों का भरपूर इजहार किया। पाकिस्तान टेलीविजन के क़याम के मौका पर अजीम ब्रॉडकास्टर असलम अजहर उन्हें टेलीविजन पर लेकर आए। 26 नवंबर 1964 को पाकिस्तान में टेलीविजन स्क्रीन से गूंजने वाली पहली आवाज़ तारिक अजीज की थी। वो पाकिस्तान टेलीविजन के पहले अनाउंसर और न्यूज रीडर थे। उन्हें तवील अरसे तक एक ही प्रोग्राम की मेजबानी करने वाले वाहिद एंकर पर्सन का एजाज हासिल रहा। टेलीविजन के क़याम की तैयारियों के दौरान वो नए भर्ती होने वाले कारकुनान को खुसूसी क्लासरूम में काम भी सिखाते थे। 1974 में तारिक अजीज ने टेलीविजन की दुनिया में तारीख रकम करने वाला क्विज शो नीलाम घर का आगाज किया, जो 5 साल जारी रहने के बाद बंद कर दिया गया। बाद अज़ां 2 मई 1985 को कराची सेंटर से नई तब्दीलियों के साथ दोबारा आगाज किया गया। ये शो मालूमात, तफरीही, इनामात और इंटरव्यूज के अलावा फिल्म और टेलीविजन के मारूफ अदाकार, गुलकार, इल्म अदब, खेल, गर्ज के हर शोबे की मारूफ शख्सियात से दिलचस्प मुलाकात से मरस्सा था। इस मकबूल प्रोग्राम की इनामात की फहरिस्त में कार भी शामिल की गई थी। कबल अजीम मोटरसाइकिल सबसे बड़ा इनाम हुआ करता था। नीलाम घर महज इनाम देने का जरिया नहीं था बल्कि ये मालूमात से भरपूर प्रोग्राम था जिसमें हर शोबा जिंदगी से मुताल्लिक मालूमाती सवालात शामिल किए जाते थे। 16 जुलाई 1986 को नीलाम घर को तारिक अजीज शो के नाम से शुरू किया गया। सियासी मसलतों का शिकार तारिक अजीज का ये शो चंद साल जारी रहने के बाद फिर बंद हो गया। बिलाखिर 2002 में बज़्म तारिक अजीज के नाम से इसका आगाज किया गया, जो गालिबन ता दमे मर्ग टेलीविजन से जारी रहा। यहाँ ये अमर भी खास तौर पर काबिल जिक्र है कि 56 साल से गाहे बगाहे टेलीविजन से मुंसलिक रहने वाले तारिक अजीज की वजह शोहरत सिर्फ नीलाम घर बना रहा। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से तारिक अजीज की फनी सलाहियतों के एतराफ में 1992 में उन्हें तमग़े हुस्न कारकर्दगी दिया गया।
فلم و ادب کے علاوہ طارق عزیز نے ملکی سیاست میں بھی بڑی سرگرمی سے حصہ لیا، لیکن اس شعبے میں وہ نمایاں کامیابی حاصل نہیں کر سکے۔ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں وہ پیپلز پارٹی کے جلسوں کے پرجوش مقرر کی حیثیت سے مقبولیت رکھتے تھے۔ اسی دوران سیاسی وابستگی کے باعث انہیں پابند سلاسل بھی ہونا پڑا۔ انہوں نے کچھ عرصہ حیدرآباد سندھ کے سینٹرل جیل میں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کیں۔ بعد ازاں انہوں نے مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کر لی۔ وہ 1997 سے 1998 تک قومی اسمبلی کے رکن بھی رہے۔ طارق عزیز نے ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے علاوہ لاتعداد فلموں میں بھی اپنی فنی مہارت کا اظہار کیا۔ 1964 میں فلم خاموش رہو میں حصہ لیا۔ بعد ازاں فلم انسانیت، کٹاری، سالگرہ، قسم اس وقت کی، چراغ کہاں روشنی کہاں، بہاروں کی منزل، زخمی، افشاں، سوداگر، حکومت، پیا ملن کی آس اور منشی کی ترڈاواں سمیت دیگر فلموں میں جلوہ گر ہوئے۔ انہوں نے فلم سازی بھی کی، لیکن وہ اس میدان میں کامیاب نہیں ثابت ہوئے۔ بطور فلم ساز ساجن رنگ رنگیلا ان کی ناکام فلم ثابت ہوئی، جبکہ ماں بنی دلہن ان کی آخری فلم تھی۔ طارق عزیز کو ادب سے بھی گہرا لگاؤ تھا۔ وہ علم دوست شخص تھے۔ شعر و شاعری کے معاملہ میں ان کا حافظہ کمال کا تھا۔ ہزاروں اشعار انہیں مکمل تلفظ کے ساتھ ازبر تھے۔ ان کے پروگرامز میں غلط شعر پڑھنے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ طارق عزیز کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ لاہور میں رہائش پذیر تھے۔ پاکستان سے لافانی محبت کے باعث 2018 میں انہوں نے اپنے تمام اثاثے حکومت پاکستان کو دینے کا وعدہ کیا تھا۔ طارق عزیز 17 جون 2020 کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ وہ آخری دم تک پی ٹی وی سے وابستہ رہے۔ طارق عزیز نے اپنے آخری ویڈیو پیغام میں کورونا کے خلاف فرنٹ لائن پر لڑنے والے ڈاکٹرز، نرسز اور پیرامیڈیکل سٹاف کو سلام پیش کیا۔ اسے معلوم تھا کہ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کے جملے سے مشہور اس لیجنڈ کا اپنے روایتی انداز میں یہ آخری سلام ہوگا۔ ناظرین، آپ طارق عزیز سے متعلق کیا رائے رکھتے ہیں؟ کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔